प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। सरल और सीधी सी भाषा में, अगर कोई भी पार्टिकल कहीं भी मूवमेंट कर रहा है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वो कहीं मूवमेंट कर रहा है तो उसको कार्य करना पड़ेगा। बस वही किए गए कार्य का मान निकालना है। लेकिन सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में तो हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना है, उसके कारण हमें कार्य का मान निकालना है। सबसे पहले आपको मालूम है कि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो डेरिवेशन करते समय हमारी तीन स्ट्रेटजी होंगी। एक तो डायग्राम, एक उसकी लैंग्वेज और तीसरा उसकी कैलकुलेशन। अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो उससे तात्पर्य उसके चित्र से है, कैलकुलेशन से तात्पर्य उसकी गणना से, और लैंग्वेज से तात्पर्य चित्र की भाषा से होगा। लेकिन आप पहले इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हल करने में हमें जिस प्राइमरी कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, पहले चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। पहला चैप्टर जो कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था, उस चैप्टर की वीडियो में जाके जब आप पढ़ोगे, हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, जिसका आंसर आया था टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। उस हेडिंग को और इस हेडिंग को जब आप देखते हो तो दोनों में समानताएं दिखेंगी। वहाँ हेडिंग थी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, जबकि यहाँ पर जो हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। सीधा दोनों में संबंध इस प्रकार है कि जहाँ वो डेरिवेशन खत्म हुआ था वहीं से ये डेरिवेशन शुरू होगा। वहाँ हमने उसके दोनों बिंदुओं पर लगने वाले बल की व्याख्या की थी, यहाँ पर घूमने पर कार्य बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सिचुएशन डेवलप करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, इस प्रकार से एरो के माध्यम से एक सिचुएशन को हम डेवलप कर रहे हैं बोर्ड पे। हमने मान लिया मेरे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। क्या बोला है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर बेटा हम एक वैद्युत द्विध्रुव सपोज करेंगे, और वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या मानते हैं? मार्कर बेटा काम नहीं कर रहे हैं आज, मैनेज कर लीजिए क्योंकि अभी परचेस करके लाना है। ये हमने यहाँ पे बना लिया वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का ये पॉइंट ए मान लेते हैं, और इस वैद्युत द्विध्रुव के इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? बी। इतनी बात क्लियर हो गई। वैद्युत द्विध्रुव का जो पॉइंट ए है, इस पर हम मानेंगे माइनस क्यू आवेश, तो इस पर होगा प्लस क्यू आवेश। वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी होती है? 2L। वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक विशेषता होती है कि इसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा कि ये कितने कोण पर वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो यहाँ पर इसके एंगल को हम थीटा सपोज कर लेंगे। कितना सपोज कर लेंगे? जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इसके दोनों पृष्ठों पर बल इस प्रकार लगेगा। इस बिंदु पर लगने वाला बल इधर होगा, जबकि इस बिंदु पर लगने वाला बल इधर होगा। आप सभी को एक बेसिक सी बात पता है कि चक्की जब घर में घुमाई जाती है, आटा पीसने वाली जो पहले के समय में हुआ करती थी, तो उसका एक किनारा इधर घूमता था, दूसरा किनारा दूसरी दिशा में घूमता था। जैसे इस मार्कर को अगर हम यहाँ से घुमाना चाहें तो ये वाला किनारा इसका इधर जाएगा, तो बेसिक सी बात है ये वाला इधर आएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र में जब घूमेगा तो इस हिस्से पर बल इधर लगेगा, तो इस पर बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। इतनी सिचुएशन की आप भाषा लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या? माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण पर ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, तथा दोनों के बीच की दूरी 2L है। अतः किए गए कुल कार्य के लिए, अब बेटा कार्य हम करवाएंगे इससे, क्योंकि मेरी मर्जी मेरे सामने रखा है। जैसा आवेश उसी हिसाब से घूमेगा। अगर 10 कूलाम का आवेश है थोड़ा घूमेगा, 50 कूलाम का आवेश है तो और ज़्यादा घूमेगा। जैसी एनर्जी वैसा घूमेगा। तो हर स्थिति के लिए एक ऐसा हमें फॉर्मूला डेवलप करना है जिससे कैलकुलेशन हर स्थिति के लिए आसानी से की जा सके। क्योंकि कई बार ये यहाँ से घूमना शुरू करेगा, मेरे कहने का मतलब है कई बार ये 30 डिग्री के कोण से घूमना शुरू करेगा और 60 डिग्री के कोण पर रुक जाएगा। कई बार 40 डिग्री के कोण से घूमना शुरू करेगा और 90 डिग्री के कोण पर रुकेगा। कई बार 10 डिग्री के कोण से घूमना शुरू करेगा, 150 डिग्री पर रुक जाएगा। तो स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। ऐसी सारी संभावनाओं के लिए हम इसकी कैलकुलेशन को करके देंगे। भरोसा रखिए और साथ में रहिए। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, क्योंकि इसके दो सिरों पर जो बल लग रहा है उसको हम युग्म कह सकते हैं, जिसको हम जोड़ा के नाम से जानते हैं। और ये अपनी अक्ष पे घूमेगा तो उसको हम कह सकते हैं आघूर्ण।
क्या कह सकते हैं, आघूर्ण। चलो सारी बातें भूल जाइए और फिर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेटा जहाँ से पहला डेरिवेशन खत्म हुआ था, पहले चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन जहाँ खत्म हुआ था वहीं से ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण लिखने वाले हैं। मार्कर तो सब गड़बड़ हो रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। तो बेटा बेसिक सी बात है, ये भी मार्कर नहीं चल रहा है। चलो तो बल युग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा बेटा, आपको मालूम है टॉ बराबर फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई। वैद्युत क्षेत्र में इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का मान कितना होता है, टॉ बराबर पी साइन थीटा। इसको हम बेटा सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़े। इसके बाद ऐसा हमने क्यों किया, एक्चुअली हमें मान किसका निकालना है बेटा, कार्य का। किसका मान निकालना है, कार्य का। और बच्चा जानता है कि कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो बल का मान और एक विस्थापन का मान। तो बल कितना लगेगा हमने निकाल लिया। अब कहोगे सर बल तो F होता है, एक्चुअली यहाँ पर इसके दो बिंदुओं पर बल लगेगा, इस पर लगेगा वो अलग और इस पर लगेगा वो, दो अलग बल लग रहे हैं, तो इसको हम बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। ऐसी स्थिति में बल का मान कितना होता है, पी साइन थीटा। अगर आप जानना चाहो ये फॉर्मूला कैसे आया तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेटा हमें कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन चाहिए ना, तो हमें विस्थापन का और मान निकालेंगे तब हम कार्य निकाल सकते हैं। तो विस्थापन कितना हो सकता है, विस्थापन कितना भी हो सकता है। सबसे पहले हम मान निकालेंगे अल्पतम विस्थापन के लिए। किसके लिए निकालेंगे बेटा, अगर ये पहले थीटा कोण पर है और इसकी दूसरी सेकेंडरी कोई सिचुएशन डेवलप हुई यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से जा सकता है, दैट इज अ इमेजिनरी कंडीशन। थीटा से थोड़ा चला तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, डी थीटा। थोड़ा चला तो यहां पे लिखेंगे अल्पतम विस्थापन डी थीटा के लिए। तो बेटा जब विस्थापन अल्पतम है तो कार्य भी कैसा होगा, अल्पतम। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। फिर से सुन लो बेटा, कार्य बराबर जो होता है बल गुणे विस्थापन, लेकिन यहाँ पे उस फॉर्मूले को हम ट्रांसफॉर्म करके यूज करेंगे। यहाँ जो बल लग रहा है उस बल को हम क्या बोलेंगे बेटा, बल युग्म आघूर्ण। क्या बोलेंगे, गुणे विस्थापन की जगह यहाँ कैसा विस्थापन हो रहा है, कोणीय विस्थापन। बिल्कुल सही पकड़े हो बेटा, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, इसका क्या चेंज हो रहा है, एंगल। तो यहाँ पे विस्थापन को हम लिखेंगे कोणीय विस्थापन। इतनी बात क्लियर हो गई, मान रखो सभी का। अल्पतम कार्य क्या होगा, नॉर्मल वर्क होता है जो W होता है, अल्पतम लग जाता है उसके साथ क्या लगा देते हैं, D। बल युग्म आघूर्ण का मान क्या है, अभी इज्जत से निकाला था, PE साइन थीटा। चाहे तो बेटा टॉ लिख दो या PE साइन थीटा लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि जब हमने वैल्यू निकाली है तो काहे के लिए, देखने के लिए निकाली है। कोणीय विस्थापन कितना हुआ बेटा अल्पतम, D थीटा। इतनी बात समझ में आई। मतलब कि आपसे अगर कहा जाए कि 10 कुंटल गेहूं में गेहूं के कितने दाने होंगे तो गिनना मूर्खता है, आप 1 किलो में गिन के उसके अनुसार उसका गुणा कर दीजिए। दैट इज़ द सिंपल फॉर्मेट। ऐसे बेटा मैथ में इंटीग्रेशन का जन्म इसीलिए हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ भी डिटेल में मैंने बताया है कि वास्तव में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा तो आप बेहतर समझ जाओगे। तो बेटा हमने सबसे पहले अल्पतम कार्य निकाला। अब कुल कार्य निकालने के लिए कुल कार्य हो कितना सकता है, हर स्थिति अलग अलग। जैसे हम हैं, मान लो मेरे पास अगर 10 कूलाम का आवेश हमने यहाँ डेवलप किया तो वो 30 डिग्री से 60 डिग्री घूमेगा। अगर हमने 20 कूलाम का आवेश डेवलप किया तो वो 30 डिग्री से 90 डिग्री घूमेगा। अगर हमने 100 कूलाम का आवेश डेवलप किया तो वो 30 डिग्री से 180 डिग्री घूमेगा। तो जितना ज़्यादा घूमेगा कार्य उतना ही ज़्यादा तो होगा। तो सबकी स्थिति अलग होगी, कितना से कितना घूम सकता है। तो यानी इसमें दो स्थितियाँ आएंगी, एक न्यूनतम कोण और एक अधिकतम कोण। ऐसी स्थिति हम कह सकते हैं कि न्यूनतम मतलब अगर 30 से घूमना शुरू हुआ और 90 पे बंद हुआ तो हम कह सकते हैं 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में किया गया कार्य। और 30 से घूमना शुरू हुआ 120 डिग्री पे ख़त्म हुआ तो हम कह सकते हैं 30 डिग्री से 120 डिग्री तक घूमने में किया गया कार्य। बताइए कह सकते हैं। तो बेटा इसमें कोण की दो स्थितियाँ होंगी, एक एंगल होगा मिनिमम और एक एंगल होगा अधिकतम। मिनिमम एंगल तो हम मान सकते हैं कितना होता है, 0। अधिकतम पता नहीं कितना होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है।
फिजिक्स की भाषा में मिनिमम एंगल को हम डिफाइन करने के लिए इसको हम लिखते हैं बेटा थीटा नॉट, जिसको हम थीटा जीरो भी कह सकते हैं। क्या लिखेंगे? थीटा नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? याद रखना पड़ेगा अपने दिमाग में। लेकिन इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं? थीटा जीरो या थीटा नॉट। जैसे आपने देखा होगा जिसमें हम पानी पीने का इस्तेमाल करते हैं उसको जग बोलते हैं, लेकिन हम उसको लोटा भी तो बोलते हैं। तो बस थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज में आ जाओ तो जग हो गया, वरना लोटा या लुटिया के नाम से तो हम जानते ही जानते हैं। तो सेम यहाँ है, यहाँ पे हम जीरो ना लिख के थोड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करेंगे। जीरो को हम क्या लिखेंगे बेटा? थीटा नॉट। और थीटा नॉट से अधिकतम कितना जा सकता है? कितना भी हो सकता है। और अधिकतम कोण को हम कितना लिखेंगे बेटा? थीटा। इस थीटा का मान कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 200, 300, 400, 500, 800, 1000। भाई अब कहोगे सर 360 डिग्री अधिकतम होता है। भाई घूम के रह गया मेरा, 2 चक्कर उसने पूरे कर लिए, तो 360 प्लस 360 नहीं होगा क्या? चलो देखो, तो लिखेंगे यदि, ये तो मार्कर खराब ही हो गया साला, चलो इधर देखो, यदि थीटा नॉट से थीटा घूमता है तो कुल कार्य, तो बेटा कुल कार्य क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। देखो ध्यान से इधर, कुल कार्य जब निकालेंगे तो ये डी डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा बेटा? डब्ल्यू। क्लियर? इतना डब्ल्यू बराबर इतने का हम कर देंगे समाकलन। क्या कर देंगे बेटा? लेकिन समाकलन की एक शर्त है, कहाँ से कहाँ? थीटा नॉट से थीटा। तो इसकी लिमिट लगाएंगे थीटा नॉट से थीटा, इतने पूरे का समाकलन होगा पीई साइन थीटा डी थीटा। उम्मीद करते हैं बेटा इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। यदि आपको समाकलन समझ में नहीं आते, आप डरिए नहीं, हम हैं, हम समझा लेंगे। समाकलन करते समय एक शर्त याद रखो, जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं केवल उन्हीं राशियों का समाकलन होता है, बाकी सारी राशियां अचर पद का काम करती हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? तो सिचुएशन में जो बदल रहा होता है उसी के सापेक्ष समाकलन होता है। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? थीटा। कोण बदलेगा जब ये घूमेगा, तो घूमने पर कोण बदलेगा, तो डी के साथ हमने लेटर लिखा है थीटा, तो डी के साथ जो लेटर लिखा होता है उसी के सापेक्ष करते हैं। दो फॉर्मेट बता दी, किसी से समझ लो, बात एक ही है। जो सिचुएशन में चेंज होता है उसके सापेक्ष समाकलन होता है, या डी के साथ जो लिखा होता है उसी के सापेक्ष होता है। अब रूल ये कहता है इंटीग्रेशन का कि जो अचर पद होते हैं उनको हम बाहर कर लेते हैं, उनका समाकलन नहीं होता। लेकिन फिजिक्स की कॉन्सेप्ट में अचर पद हम उन सभी पदों को कहते हैं जिनके सापेक्ष समाकलन ना कर रहे हो। यहाँ थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो थीटा वाले पदों का समाकलन होगा, बाकी किसी पद का समाकलन नहीं होगा। तो बेटा हम W को केवल W लिखेंगे, इसका तो हमें मान ही ज्ञात करना है। थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, PE तो बाहर आ जाएगा, तो PE कहाँ आ गया बेटा? बाहर। बाकी चीज़ें ऐसे ही लिख दो। अब कहोगे कि सर क्या समाकलन हो गया क्या? ना। अब कहोगे फिर कर क्या रहे हो इतनी देर से? समझा रहे हैं, बात को समझने की कोशिश करो कि हमें फॉर्मेट समझनी है, और फॉर्मेट हमारी कह रही है कि हमारा समाकलन थीटा नॉट से थीटा है, ये लिमिट है, एक कंट्रोल में रह के काम करना है। हमने अचर पद को बाहर किया है, बस इतनी फॉर्मेट अप्लाई की है, तो अचर पद हमारा बाहर आ गया। अब बेटा देखो डी थीटा, तो इसको इंडिकेट करने के लिए पॉइंट को फॉलो करते हैं। साइन थीटा का जो एक्चुअल समाकलन का जो रूल होता है दैट इज़ अ फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, जो मैथ लिए वो भी ये फॉर्मूला याद रखते हैं। इंटीग्रेशन साइन थीटा का बेटा होता है माइनस कॉस थीटा। क्लियर? ये रूल होता है। आप मत डरो कि सर हमें ही याद करना पड़ेगा, क्या है ना, जो मैथ लिया वो याद करते हैं। तो बेटा अगर लिमिट लगी है तो थीटा नॉट से थीटा जैसे लिमिट भी है तो इस पे भी लिमिट लगा दो, थीटा नॉट से थीटा। लिमिट रखना अलग बात है, समाकलन करना अलग बात है। मानते हैं दोनों समाकलन के हिस्से हैं, लेकिन क्रियाएं दोनों अलग अलग हैं। अब बेटा इस चीज़ को हम आगे डेवलप करते हैं। ये हमने सिर्फ सूत्र लिखा है। क्या लिखा है? सूत्र। चलो सूत्र के अनुसार चलो, तो डब्ल्यू की जगह हम, अरे मार्कर, डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे बेटा? W की जगह क्या लिखेंगे? W लिखेंगे। P से बात नहीं करेंगे। इसका साइन थीटा डी थीटा का बेटा जो समाकलन होगा वो माइनस कॉस थीटा होगा। क्या होगा बेटा? माइनस कॉस थीटा होगा। इसको बेटा ऐसे ही बंद कर लो, समाकलन हो गया, लेकिन लिमिट जो लगी थी वो लगी रहेगी, थीटा नॉट से थीटा। अब आगे बढ़ो। अब लिमिट लगाने का एक सूत्र होता है, हम आपको सूत्र लिख के दिखा दे रहे हैं आत्मा की शांति के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सूत्र होता है बेटा लिमिट बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बेटा रूल होता है। तो बेटा हम लिमिट कैसे लगाते हैं आप एक मिनट समझ लीजिए। देखो इधर
जैसे यहाँ लिखा है साइन x और ऊपर लिमिट लगी हुई है यहाँ पे x और यहाँ पे मान लो बेटा a और यहाँ पे लिमिट है b। अब लिमिट कैसे लगाएंगे, एक बार x की जगह पे a रखेंगे, एक बार x की जगह पे b। मतलब देखो अपर लिमिट बीच में माइनस, फिर क्या लगाएंगे लोअर लिमिट, यानी इसमें लिमिट लगाएंगे साइन a माइनस साइन b। ये लग गई लिमिट। देखो फिर से देखो, अगर मान लो यहाँ लिखा है साइन z और यहाँ लिखा है x और यहाँ लिखा है y, इसमें लिमिट लगाएंगे तो साइन z की जगह एक बार आ जाएगा x माइनस साइन y। क्लियर हो गया बेटा। तो ऐसे यहाँ लिमिट कैसे लगाएंगे, एक बार इस थीटा की जगह पे आ जाएगा यही थीटा। अब कहोगे सर थीटा थीटा ये तो बना रहना, तो हमें क्या करना, स्क्वायर ना कर देना, ये तो हट गया, इसकी जगह ये वाला आ गया, फिर माइनस इस थीटा की जगह एक बार आ जाएगा थीटा नॉट। चलो शुरू करो। W से बोलेंगे नहीं, PE से बोलेंगे नहीं और इसको छोड़ेंगे नहीं, माइनस बाहर निकाल दो, माइनस बाहर आ गया। कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा, देखो ना ये वाला आ गया, माइनस कॉस थीटा नॉट। अब कहोगे सर ये माइनस कहाँ, ये बाहर ले आ दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो हल करो। हमारा आपसे एक प्रश्न है, अगर कहो तो पूछे, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रश्न आपसे ये है लाला कि यहाँ पे लिमिट हमें लगानी है, लिमिट हमने लगा भी दी, लेकिन यहाँ इस माइनस का अगर अंदर गुणा करना चाहे तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, अंधा भी कर देगा। तो W से बोलो ना, माइनस का अंदर गुणा करो तो P रहेगा। ये कॉस थीटा किसका है, माइनस का। अब माइनस का है कि प्लस का है, प्लस का है, लेकिन माइनस का गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा नॉट। बताओ इतनी बात समझ में आई बेटा। जो प्लस में उसको आगे कर लो, जो माइनस में उसको पीछे लिख दो, लिख दो, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। W बराबर PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। बताओ बेटा इतनी सिचुएशन सबको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कॉस थीटा नॉट को हमने क्या बताया था, थीटा नॉट को क्या लिख सकते हैं, 0। क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं चूंकि थीटा नॉट इज इक्वल टू 0, यानी थीटा नॉट को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो फाइनली W का मान आ जाएगा PE कॉस थीटा नॉट की जगह क्या लिखेंगे, कॉस तो कॉस ही रहेगा, थीटा नॉट को क्या लिखेंगे 0, क्योंकि थीटा नॉट का मतलब है ना के बराबर कोण और मिनिमम ना के बराबर कोण 0 होता है, माइनस कॉस थीटा। अब बेटा एक प्रश्न का उत्तर दो, कॉस 0 का मान कितना होता है। जो मैथ लिए हैं वो भी जानते हैं, हाई स्कूल तक तो सब नहीं पढ़ा है। कॉस 0 का मान होता है 1। यहाँ पे बेटा फाइनली वैल्यू पुटअप करो तो W का मान निकालना है, तो PE कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। एक बार रिवाइज करके वीडियो देख लीजिएगा, रट जाएगा टॉपिक आपको, लेकिन लैंग्वेज इसकी लर्न नहीं करनी है, आपको बना के लिखनी है। जैसे हमने समझाई थी रिवर्स करके वीडियो देख लेना। लेकिन एक आपसे अपेक्षा करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।